भारत की सबसे खास बात यह है कि हमने वो समय भी देखा है जब एक भी वेस्टर्न देश हमारा साथ नहीं दिया करता था। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप, इनकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में भारत कभी नहीं हुआ करता था। इन सबको भारत की क्षमता और हमारी सफलता के ऊपर डाउट था, ये हमारे ऊपर संदेह किया करते थे। इसलिए ना इन्होंने भारत के साथ डिफेंस टाई स्थापित किए थे, ना ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत की, ना ही भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बावजूद भारत ने सभी को गलत प्रूव किया, पाकिस्तान के साथ हर बार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स में सक्सेस हासिल की, न्यूक्लियर वेपन भी बनाया और अब अर्थव्यवस्था के मामले में फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर ली है और अब भारत सफलता से आगे बढ़ रहा है। ये वापस से अब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब वापस भारत को उस दौर में जाना पड़ेगा जहां पर हमने अमेरिका के सपोर्ट के बिना न सिर्फ सरवाइव किया था बल्कि फ्लरिश किया था। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं जो स्विट्जरलैंड से सामने आ रहे हैं, जहां पर ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशंस हो रही हैं। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जापान ने भारत के लिए क्या एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से कौन से देश ने अपना अवार्ड वापस मांग लिया है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने एक बार फिर से भारत को क्या चैलेंज किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से बदलते पावर डायनामिक्स के बारे में, क्योंकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, जो कि अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होने के सबसे प्रबल दावेदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप की रिटायरमेंट के बाद रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने की रेस में सबसे आगे हैं। इन्होंने पिछले कल ये इशारा कर दिया है कि ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर अमेरिका और भारत के रिलेशंस में जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है और आगे आने वाले सालों तक भारत को चैलेंज फेस करना होगा। फॉक्स न्यूज, CNN और रॉयटर्स, इन सब ने इसको कवर किया है। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं, ये सारे विजुअल्स स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। जेडी वांस, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, उसके बाद कतर, ईरान, इन सब के डेलीगेशंस ने मीटिंग में हिस्सा लिया था। लेकिन यहाँ पर वेन्यू के ऊपर बेशक ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस होनी थी, मगर इस समय इसको भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक फॉलआउट के लिए ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। पिछले कल दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच का सारा मोमेंटम अब ब्रेक हो चुका है। सबसे पहले तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने स्विट्जरलैंड में जाकर भारत और पाकिस्तान को रिलेट करते हुए एक अनयूजुअल और अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी है। जेडी वांस नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले मीडिया पर्संस को संबोधित कर रहे थे और वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्पेशली पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एफर्ट की तारीफ करते हुए जेडी वांस ने कहा कि मैंने मजाक किया था कि मेरी जिंदगी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन तो मेरी वाइफ है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। पिछले 3 महीनों में शायद मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की है उतनी किसी और से नहीं की होगी। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी जेडी वांस की। अब हुआ ये कि जेडी वांस को मीडिया को संबोधित करते हुए बताना था कि वो पाकिस्तान एंड स्पेशली आसिम मुनीर को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं एंड अमेरिका कितना थैंकफुल है आसिम मुनीर के एफर्ट्स के लिए कि वो ईरान के साथ एग्रीमेंट क्लोज करने में अमेरिका की कितनी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जेडी वांस अपनी स्टेटमेंट के दौरान अपनी भावनाओं में बह गए और इतना ज्यादा बहते चले गए कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इंपॉर्टेंट बताने के चक्कर में अपनी वाइफ के साथ इसका कंपैरिजन कर लिया और इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जिस तरह से उनकी इंडियन वाइफ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह से आसिम मुनीर भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब ये तो चलो वेन्यू के ऊपर पहली घटना हुई जिसके बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और लेजिटिमाइज कर रहा है। लेकिन जेडी वांस ने ये स्टेटमेंट देने से पहले एक स्टेप ऊपर जाकर पाकिस्तान के लिए एक और कमेंट किया था जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्विट्जरलैंड में वेन्यू से एक और वीडियो सामने आ रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले जेडी वांस कॉरिडोर से मूव करते हुए एक रूम में एंटर हो रहे थे, लेकिन दरवाजे के ठीक पास रुककर इन्होंने कमेंट किया हुआ है। एक्चुअल में वहां पर एक पाकिस्तानी पत्रकार खड़ा था जो जेडी वांस से नेगोशिएशंस में पाकिस्तान के रोल के बारे में सवाल पूछता है, तो उसके जवाब में जेडी वांस कहते हैं वी लव पाकिस्तान, यानी अमेरिका पाकिस्तान को प्यार करता है। जेडी वांस की पिछले कल की ये दोनों ही स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम टाइम के ऊपर चल रही हैं और पाकिस्तान इनको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अमेरिका की क्या मजबूरी या क्या कंपल्जन्स हैं जो वो एक ऐसे देश की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है जिसकी सेना के कंपाउंड के पास एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन ही छुपा हुआ था। अब कई सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस के लिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर या भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका के साथ आखिरकार डील कैसे किया जाए, क्या रास्ता निकाला जाए या फिर वेट एंड वॉच ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जहां तक बात है स्विट्जरलैंड में टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर कुछ कंक्रीट एक बार फिर से सामने नहीं आया है।
अगेन मीडिएशन के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया गया। न्यूक्लियर और सैंक्शंस के मुद्दों के ऊपर एक टेक्निकल ग्रुप बनाने पर सहमति बनी। अगले 60 दिन का रोड मैप तैयार किया गया ताकि डील को 60 दिन के अंदर क्लोज किया जाए और लेबनान में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने का फैसला हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री पैसेज के लिए ईरान और अमेरिका ने एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन स्टार्ट की है। ये सब पिछले कल स्विट्जरलैंड में हुआ है। ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग तो आज भारत में स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स कंट्रीज के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग भी अनाउंस कर दी है। न्यूज आ रही है कि ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग 25 से 26 जून को भारत में होने वाली है, जिसके लिए ब्रिक्स कंट्रीज के एनर्जी मिनिस्टर्स भारत आ रहे हैं। एनर्जी के मामले में ब्रिक्स कंट्री में 2 सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं भारत के लिए, यूएई और अब ईरान भी हो गया है। अब दोनों देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स भारत आएंगे और हो सकता है कि भारत इनके साथ एनर्जी और क्रूड ऑयल संबंधित कोई बड़ी डील क्लोज कर ले। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि जापान की न्यू प्राइम मिनिस्टर सनई तकाइची अगले महीने जुलाई के पहले हफ्ते में भारत आ रही हैं। स्पेशल बात यह है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर की विजिट की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होगी। सनई तकाइची असम के गुवाहाटी से अपनी भारत यात्रा स्टार्ट करेंगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए असम जाएंगे। इस विजिट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट यह आ रही है कि जापान की गवर्नमेंट ने अपने देश की टॉप कंपनीज के 50 बिजनेस लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स को भारत साथ लाने का फैसला किया है। जापानीज गवर्नमेंट ने देश की टॉप कंपनीज के हेड्स को कहा है कि वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत की विजिट में अकम्पेन करेंगे। जापान पिछले कुछ समय से अपनी कंपनीज को पुश कर रहा है कि चाइना के ऊपर से निर्भरता को खत्म कर चाइना के अंदर फैक्ट्रीज को बंद कर जापानीज कंपनीज को भारत में शिफ्ट किया जाए। इसलिए ये जापान की टॉप कंपनीज के 50 बिजनेस लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स को भारत साथ ला रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन और पोलैंड को लेकर। जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट स्टेट ऑनर्स और अवार्ड मिलते हैं, सेम उसी तरह से पोलैंड ने भी साल 2023 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड का सबसे हाईएस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया था। इसके साथ ही पोलैंड ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान लाखों यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को अपने देश में शरण भी दी थी, मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया और नाटो के अंदर यूक्रेन के लिए मजबूती से आवाज भी उठाई थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच डिप्लोमेटिक क्लैश काफी ज्यादा बढ़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड द्वारा अवॉर्डेड स्टेट ऑनर को ही वापस कर दिया है। अब ये सारा विवाद वर्ल्ड वॉर 2 के साथ संबंधित है, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब हुआ यह कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की एक मिलिट्री यूनिट को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक ऑनररी टाइटल दिया, जो कि यूक्रेन की वर्ल्ड वॉर 2 के समय की यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी यूपीए के कमांडर के ऊपर बेस्ड था। यूक्रेन का कहना है कि यूपीए ने उस समय सोवियत और नाजी दोनों फोर्सेस के खिलाफ यूक्रेनियन इंडिपेंडेंस और यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यूक्रेन में कई सारे लोग यूपीए को नेशनल हीरोज मानते हैं और आज भी यूक्रेन उसी रशियन एग्रेशन के खिलाफ लड़ रहा है जो यूपीए ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तभी उन्होंने अपनी एक मिलिट्री की यूनिट को यूपीए के नाम का ऑनररी टाइटल देने का फैसला किया है। लेकिन पोलैंड को इस बात से प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पोलैंड के लिए यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी इतिहास का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। पोलैंड के मुताबिक यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी से जुड़े लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय 1943 से 1946 के बीच वोल्हिनिया और ईस्टर्न गलीशिया में हजारों निर्दोष पोलिश सिविलियंस का मैसेकर किया था, कत्लेआम किया था। पोलैंड की पार्लियामेंट ने साल 2016 में इन किलिंग्स को जेनोसाइड तक डिक्लेयर किया था और यहीं से पूरा विवाद स्टार्ट होता है। एक तरफ यूक्रेन के लिए नेशनल प्राइड का मसला था और पोलैंड के लिए बैड मेमोरीज का मसला है। पोलैंड का कहना है कि यूपीए को ग्लोरीफाई करना पोलैंड के लोगों और वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टिम्स की मेमोरी का अपमान है, लेकिन सामने से यूक्रेन ने इसको नेशनल प्राइड का मसला बना लिया। अब ज़ेलेंस्की अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट रहे हैं, इसलिए पोलैंड के नए प्रेसिडेंट कारोल नावारोकी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से पोलैंड का जो स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, इसको वापस ले लेने का हमने फैसला किया है। और अब न्यूज आ रही है कि इसके बाद अब व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह अवार्ड खुद ही पोलैंड की सरकार को वापस भेज दिया है और अपने देश के प्रेसिडेंट के सपोर्ट में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ और कई अन्य अधिकारियों ने भी जो उनको पोलैंड की गवर्नमेंट से अवार्ड मिले थे वो भी लौटाने की अनाउंसमेंट कर दी है। यूक्रेन का कहना है कि दोनों देशों के बीच इतिहास के ऊपर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब रशिया के खिलाफ इतनी बड़ी जंग चल रही है तो तब इस तरह के सिंबॉलिक फैसले करना मॉस्को के प्रोपेगेंडा को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने एक बार फिर से भारत के साथ लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा डिस्प्यूट का मुद्दा उठाया है
और कहा है कि नेपाल के पास सारे एविडेंस मौजूद हैं और वो समय आने पर इनका इस्तेमाल करेगा। बालन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पहले जनरल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने कहा, कालापानी और लिपुलेख के मामले में नेपाल के पास प्रॉपर एविडेंस यानी पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ये उनकी टेरिटरी है और अगर जरूरत पड़ी तो नेपाल पुराने ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकता है। इसके साथ ही बालन शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन से मध्यस्थता करने की मांग कभी नहीं की है, केवल ब्रिटिश रूल के दौर के पुराने रिकॉर्ड्स को अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पर देख रहे थे। इसके बाद बालन शाह ने यह भी कहा कि हम बातचीत के जरिए भारत के साथ इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। अब 2 पॉइंट इस स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है। एक तो नेपाल के पास सबूत है कि ये पूरी टेरिटरी उनकी है, ये नेपाल ने कहा है। इससे पहले नेपाल के किसी भी लीडर ने यह क्लेम नहीं किया है कि उनके पास प्रॉपर सबूत है। और दूसरा ये कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने सीधा रिजेक्ट कर दिया है कि उन्होंने इस मसले में ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जो पिछले कुछ समय से मीडिया में चल रहा था।